पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का चौथा दिन लोकसभा में पास किए गए जम्मू कश्मीर से मुतालिक दोनों बिल आज राज्यसभा में पास होने के लिए हैं दर्ज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2023 पर लोकसभा में बहस। दिल्ली में बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। 3 रियासतों में जबरदस्त जीत पर वजीर आजम को एजाज से किया गया सरफराज। वजीर आजम ने 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के अज़्म का किया इयादा। जात परस्ती की सियासत पर किया हमला। कहा कि हमारी जात है गरीब, खवातीन, नौजवानों और किसान। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के साथ शेयर किए गए इनपुट की बुनियाद पर तहकीकात की गई है शुरू। राज्यसभा में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत फराहम नहीं किया है, इसलिए किसी भी तहकीकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नई दिल्ली में CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम की मीटिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने किया खिताब। आलमी रहनुमाओं से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और मौसमियाती तब्दीली के मसले के लिए मुसलसल काम करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी की ताजपोशी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई लीडरों ने हलफ बर्दारी की तकरीब में की शिरकत। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी मुबारकबाद। साइक्लोन मिचोंग पड़ा कमजोर, लेकिन सैलाब की वजह से सूरत हाल मजीद खराब। वजीर आजम ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए SDRF की दूसरी किस्त पेश की जारी करने की दी हिदायत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के 2 माह मुकम्मल। इजरायली अफवाज जनूबी गजा में तेजी से कर रही है पेशकदमी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में इंसानी बुनियादों पर मुकम्मल जंग बंदी का किया मुतालबा। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज स्पेन का मुकाबला होगा हिंदुस्तान से। पहले मैच में कोरिया को शिकस्त देने वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के चौथे दिन आज ऐवान की कार्रवाई जारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तरमीमी बिल 2023 पर लोकसभा में बहस हो रही है, जिसके बाद इसे पास किया जाना है। ऐवान बाला की बात करें तो आज राज्यसभा में मुल्क के इक़्तिसादी सूरत हाल पर एक मुख्तसर मुद्दत की बहस चल रही है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2023 को बहस के बाद राज्यसभा से मंजूर किया जाना है। लोकसभा ने बुध को ही इन दोनों बिलों को मंजूर कर लिया है। वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल मनसूखी और तरमीमी बिल 2023 को बहस के बाद पास कराने के लिए ऐवान में पेश करेंगे। और बीजेपी ने कांग्रेस की तकसीम की सियासत पर सख्त हमला किया है। पार्टी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस सियासी फायदे के लिए मजीद कितना झुक जाएगी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी? और भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज हुई।
मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ पार्टी के सीनियर लीडरों और दोनों ऐवानों के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल तालियों के साथ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के लिए भी एजाज से नवाजा गया। और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मीटिंग के बाद कहा कि बीजेपी 3 रियासतों के साथ साथ तेलंगाना में भी मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin. But whereas at the same time, Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. और प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत चलाने के लिए सबसे पसमानदा पार्टी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 3 रियासतों में जीत का क्रेडिट कारकुनों को दिया। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डायरेक्शन शुरुआत से ही बहुत बढ़िया है और शुरुआत से ही लोग भारतीय जनता पार्टी का पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और इस जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं इसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और प्रहलाद जोशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में दिलचस्प अदादोशुमार पेश किया है, जिसमें फिर से मैंडेट हासिल करने में बीजेपी सबसे कामयाब पार्टी रही है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है सरकार में रहते हुए 40 बार उन लोगों ने रिपीट मैंडेट का कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस हुआ 7 टाइम्स ओनली 18%। बीजेपी 39 टाइम प्रयास किया सरकार में रहते हुए रिपीट मैंडेट के लिए, 22 टाइम हम सक्सेस हुआ है 56%। रीजनल पार्टीज 36 बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि फिर से मैंडेट मांगने का, वो 18 बार सक्सेस हुआ है, वो 50% है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ नेशनल लीडरशिप अवार्ड्स प्रोग्राम में शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IIM लखनऊ को इसकी फलाई और बसीरत अफरोज सोच के लिए मुबारकबाद दी। IIM लखनऊ जैसे शिक्षण संस्थान भविष्य के उद्योग तथा व्यापार का ऐसा नेतृत्व तैयार करने में संलग्न है, जिसके मूल में सतत विकास और सामाजिक कल्याण की सोच है। मैं इस कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप माहौलियाती निजाम है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान आज दुनिया की कई नामवर कंपनियों में आला ओहदों पर तैनात हैं। भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 100 से अधिक है। भारत का नाम विश्व के सबसे बेहतर यूनिकॉर्न हब्स में लिखा जाता है। ये हमारे देश की युवाओं के टेक्निकल नॉलेज के अलावा उनके मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप का उदाहरण है। यही नहीं, भारत के युवा आज विश्व की लीडिंग टेक कंपनीज के हेड्स और CEOज भी है। और आज भारतीय मुसल्लह अफवाज का फ्लैग डे है। ये दिन हर साल 7 दिसंबर को भारतीय फौज की बहादुरी, कुर्बानी
और जज्बे के एतराफ नीज बहादुर शहीदों की याद में मनाया जाता है। ये खास दिन 1949 से मनाया जा रहा है। ये हमारी तीनों अफवाज यानी कि बर्री, बहरी और फिजाई फौज के लिए वक्फ है। नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के परचम के दिन पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत और अज़्म को सलाम किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज मुसल्लह अफवाज के परचम दिन के मौके पर हम अपने बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, अज़्म और कुर्बानी का एहतराम करते हैं। हमारी कौम की हिफाजत के लिए उनकी लगन बेमिसाल है। मैं आप सब से आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड में अपना हिस्सा डालने की भी दरख्वास्त करता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में HAL एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। एवियोनिक्स में हवाई शोबे के लिए अहम बताते हुए CDS अनिल चौहान ने कहा कि हिंदुस्तान ने एवियोनिक्स के मैदान में तब्दीली का काम शुरू कर दिया है। Avionics is the backbone of modern aerospace systems and has helped enhancing the capabilities of our defense forces. It has played a vital role in enhancing operational capabilities, situational awareness, and mission success of military aircrafts, cutting across fighters, transport aircrafts, helicopters, and UAVs. Our country has taken a large number of steps to strengthen the aerospace and defense industrial capabilities under the initiative of Atmanirbharta. We are boosting our readiness and innovative capabilities, and few of the groundbreaking advancements in the field of avionics are planned to be showcased in this particular event. HAL is at the forefront of major transformation of the aviation sector that is being undertaken by our country. I wish to convey my deepest appreciation to CMD Hindustan Aeronautics Limited and his entire team for being an important cog in the process of strengthening the aviation capability of our country. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के साथ इश्तराक करदा मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये इनपुट हिंदुस्तानी सिक्योरिटी खदशात से भी मुताल्लिक है और इसलिए उनकी जांच की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चूंकि कनाडा ने कोई सबूत फराहम नहीं किया है, इसलिए किसी तहकीकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। Certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. तेलंगाना में कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। हैदराबाद में मुनक़िद तकरीब हलफ बर्दारी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई लीडरों ने शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद हुई। तेलंगाना में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने KCR की भारत राष्ट्र समिति को शिकस्त दी है। तेलंगाना की 119 में से 64 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है और इस इलेक्शन में BRS सिर्फ 39 सीट्स जीत सकी है और इसके अलावा बीजेपी ने 8, AIMIM ने 7 और CPI ने 1 सीट जीती है। वज़ीर आज़म मोदी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मिस्टर रेवंत रेड्डी गारो को तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। मैं रियासत की तरक्की और इसके शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाता हूं। और CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम का इजलास नई दिल्ली में हुआ।
मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने और मौसमियाती तब्दीली के मसले के लिए मुसलसल काम करें। For the next few years, we have to persist on this job of putting forward the concerns of the global south in both the development and development related actions, and also in those actions which are going to be global but which will have a bearing on all of us, top of the agenda being climate action. मुतबादिल तवानाई को एक बड़ा चैलेंज बताते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तान इस पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है क्योंकि बड़े और छोटे पैमाने पर शमसी तंसीबात एक साथ काम कर रही हैं। Transitional energy challenge is a very big challenge. In the meanwhile, the rapidity with which we want to make ourselves green is another challenge running parallel, but both going in different speeds. Transitional energy and the cost of transitional energy is something which all of us are thinking about. The base energy requirement cannot be filled by renewable energy sources, is well known, but it is possible to think in terms of rapidly spreading the renewable energy in such a way that individual participation is ensured. India's, if I may use the word, India's success in rapidly moving in the renewable energy space, particularly through the solar, is because both the large park establishments and also the rooftop and the farm hedge-based solar panels are happening simultaneously. और हिंदुस्तान की डिजिटल कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इससे मुल्क में बदउनवानी को कम करने में बहुत मदद मिली है और हुकूमत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2 ट्रिलियन रुपए बचाने में कामयाब हुई है। India's digital achievements, which were very much showcased during the G20 presidency, stand out as an example for two things. One, for inclusion and inclusion without corruption. Because many of the emerging market worlds, that's not to say that developed countries are free of corruption in total, but emerging market and also global south need such technology-driven instruments to make their economies transparent, to be well-governed, and to make sure everybody benefits from governance. So India's fintech revolution, which actually showcases itself through the payment revolution that is happening digitally, has actually shown it is possible to have inclusion, better governance by saving money through technology. India, for instance, after having brought the direct benefit transfer to the accounts of the poor, government's money going to the accounts of the poor directly, have saved more than 2 trillion Indian rupees. और साइक्लोन मिचोंग ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बड़ी तबाही मचा दी है। पानी जमा होने की वजह से चेन्नई और चंगलपट्टू के 6 ब्लॉक्स में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहे। कांचीपुरम जिले के 2 ब्लॉक्स में तालीमी इदारे भी आज बंद रखे गए। जनूबी रेलवे ने आज 15 ट्रेन खिदमात मंसूख कर दी हैं, लेकिन मेट्रो रेल और फ्लाइट खिदमात मामूल के मुताबिक चल रही हैं और बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। इंतजामिया तूफान से मुतासरा इलाकों को मदद फराहम करने के लिए पूरी चौकसी के साथ काम कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वज़ीर दिफा ने तूफान से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। फिजाई सर्वे के बाद वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला M.K. स्टालिन और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दिफा ने कहा कि मरकजी हुकूमत आफात से मुतासरा इलाकों में राहत के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is very distressed by the loss of lives in Tamil Nadu. Prime Minister Sri Narendra Modi is personally overseeing the response to the current crisis and has spoken to the CM, Honorable Stalin ji also.
He has asked Minister of Home Affairs and the Cabinet Secretary to deploy all necessary resources, human and material necessary resources, for assisting the people of Tamil Nadu. I have also been directed by the Prime Minister to personally monitor the situation here and the appropriate response required. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Meteorological Department, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. और साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के इंदिरा कला केंद्र में आइन पर वजीर आजम की तकरीर पर लिखी गई किताब नए हिंदुस्तान का सामवेद का इफ्तिताह किया। साबिक सदर ने कहा कि नए हिंदुस्तान की तरक्की और आइन को मजबूत बनाने में वजीर आजम मोदी का रोल अहम है। इस पुस्तक के बारे में जो मेरा निष्कर्ष है वो मैं एक सामान्य कहावत द्वारा व्यक्त करना चाहूँगा। वो कहावत है कि जो व्यक्ति केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है उसको नेता अर्थात लीडर कहते हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर जो व्यक्ति न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है बल्कि उसकी दृष्टि में देश हित और देश का विकास प्राथमिक होता है, ऐसे प्रयास करता रहता है, उसे दूरदृष्टा अर्थात स्टेट्समैन कहते हैं। ये कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सटीक बैठती है। और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा का मयार इस वक्त बहुत बेहतर हुआ है। बुध के बाद जुमेरात को भी कुछ और बेहतरी देखी गई। दिल्ली की हवा के मयार का इंडेक्स 276 दर्ज किया गया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर की हवा में PM10 की औसत सतह 144 और PM2.5 की सतह 218 थी। हवा की रफ्तार में इजाफे की वजह से आलूदगी की सतह में कदरे कमी हुई है, लेकिन हवा के मुकम्मल तौर पर साफ होने का कोई इम्कान नहीं है। और आगरा में तैयार की गई भारत संकल्प यात्रा शहर और दही इलाकों तक पहुंच रही है और लोगों को मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ कराने का काम कर रही है। इस दौरान इस्तफादा कुनंदगान ने अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानकारी दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाके के शिल्पग्राम कॉम्प्लेक्स पहुंची। प्रोग्राम का इफ्तिताह साबिक वजीर MLA डॉक्टर GS धर्मेश ने किया। इस दौरान MLA डॉक्टर GS धर्मेश ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हलफ भी लिया। इस बीच लोगों ने वैन के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो खिताब भी सुना। प्रोग्राम के दौरान मरकजी हुकूमत से मुताल्लिका स्कीमों का फायदा मुस्तहिक मुस्तफिदीन तक पहुंचाने के लिए कैंप का इनेकाद भी किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, PM स्वनिधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना समेत मुख्तलिफ स्कीमों के अहल इस्तफादकुंदान का दर्ज किया गया। विकास भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को मरकज की स्कीमों के बारे में आगाह किया जा रहा है और लोगों को मौके पर ही इन स्कीमों का फायदा भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश किया कि देश की इकोनॉमी बढ़े जाए और इकोनॉमी आज उनका लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या भारत की जो हो और तीसरे नंबर पर विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा जो भारत है वो विकसित भारत जो बने जाए। इसी श्रृंखला में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी निरंतर ये काम कर रहे हैं। आगरा के अंदर शिल्पग्राम में भी ये कैंप जो लगा है, बहुत सारे यहाँ पर ये लोग लाभार्थी आ रहे हैं और उनके जो है ये लाभार्थी के कार्ड भी बन रहे हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफिदीन मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के फवाइद हासिल करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी खाना बनाने में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे, सिलेंडर फ्री मिला उज्ज्वला, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। अच्छे से खाना पीना अच्छे से बनाते हैं, खाते हैं, नाकों से आंसू आते हैं, अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की तरफ से मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है
जिसमें भविष्य में कभी कोई बीमारी होती है अगर, तो उसका इलाज किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, खुद अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारत सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा हुकूमत हिंद की अब तक की सबसे वसी पहल है। शमूलियाती तरक्की के विजन पर मबनी सफर के जरिए ये यकीनी बनाने की मुसलसल कोशिश की गई है कि सरकारी स्कीमों के फवायद मुल्क के कोने कोने तक पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और गैर मुल्की खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने गजा में इंसानी बुनियादों पर मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने सलामती कौंसिल से कार्रवाई करने और ताकत के महदूद इस्तेमाल पर जोर देते हुए तबाही को रोकने का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल को लिखे गए खत में गुटरेस ने कहा कि गजा जंग बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन बहरान पैदा कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सलामती कौंसिल की तवज्जो गजा जंग की तरफ मबजूल कराई, जो कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। 1971 के बाद पहली बार ये ताकतवर सिफारती ऑप्शन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्तेमाल किया है। गुटरेस ने गजा में एक इंसानी तबाही से भी खबरदार किया है, जिसमें बीमारी के फैलाव और लोगों के बेघर होने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि 8 हफ्तों से जायद अरसे से जारी जंग ने इजराइल और फिलिस्तीनी इलाकों में खौफनाक इंसानी मसाइब, तबाही और सदमे को जन्म दिया है और इसके अलावा हमास के खिलाफ इजरायली फौज गजा की पट्टी के जुनूबी हिस्से में मजीद गहराई में चली गई है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक वहां मरने वालों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई है। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमले के बाद शुरू होने वाली ये जंग तकरीबन 2 माह से जारी है। और खेल की खबरों में मलेशिया में जारी जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का अपने दूसरे मैच में आज स्पेन से खेल रही है। पहले मैच में भारतीय टीम जनूबी कोरिया को 4-2 से शिकस्त देने में कामयाब रही थी। नायब कप्तान अरिजीत सिंह होंडल की हैट्रिक के दम पर भारत ये मैच जीतने में कामयाब रहा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।